नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि हमने चैप्टर 4 दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हमने स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी थॉमसन मॉडल पढ़ लिया है, जिसमें उसने बताया था कि हमारा जो एटम है वो कैसे वाटरमेलन के बराबर है, कैसे उसने कंपेयर करा है पॉजिटिव स्फीयर को रेड एडिबल पार्ट से और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को करा है ब्लैक सीड के साथ। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि थॉमसन ने सिर्फ हमें एक आइडिया दे दिया था कि एटम कैसा दिखता है, पर उसके बाद आने वाले जितने साइंटिस्ट थे वो लगातार इंटरेस्ट ले लेके ये देखना चाहते थे कि एटम एक्चुअली में है कैसा है, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो दिखते कैसे हैं। बहुत ही क्यूरियस एक साइंटिस्ट हो गए हमारे, दैट इज़ द रदरफोर्ड, जिन्होंने ये देखना चाहा कि एक्चुअली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं। उसके लिए उन्होंने और उनके जो कोवर्कर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इससे पहले कि वो अपना एटॉमिक मॉडल दे पाते, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट करा जो उनके थिंकिंग के बियॉन्ड इमेजिनेशन उनको दे गया। एक बहुत अच्छी सी क्लैरिफिकेशन उस एक्सपेरिमेंट ने उनको प्रोवाइड करी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम ज़रूर ये पढ़ना चाहेंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट करा और उनको रिजल्ट क्या मिले, ये उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हुए चलते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन के साथ थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हैव अ लुक। देखिए, रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये देखना चाहते थे कि थॉमसन के मॉडल के बाद आखिर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड कैसे हैं। तो सबसे सक्सेसफुल जो उनका एक्सपेरिमेंट रहा ना दोस्तों, उसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक रूपरेखा जो मैंने प्रिपेयर करी है, जो वो कैसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा उस टाइम के अकॉर्डिंग एक लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन करूं कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा जिसको हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला। एक्चुअली उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल यूज़ करे थे इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अभी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं। अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, हीलियम आयन थे हमारे, हीलियम पार्टिकल्स, और हीलियम आयंस को हमने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल बोला। उन्होंने एक ऐसा सेटअप कर दिया जिसके अंदर उन्होंने एक लेड ब्लॉक रखा है। लेड ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिसको हमने क्या बोला है, रेडियम बोला है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो अपने डिके के साथ रेडिएशन एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यही अल्फा पार्टिकल जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करे। अभी यही अल्फा पार्टिकल क्यों यूज़ करें, इसका क्या पर्पस है, ये हम बाद में आएंगे। अभी पहले हम एक आउटलाइन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लेड ब्लॉक रखा है जिसके अंदर रेडियम रखा है। रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल्स को। हमने एक लेड प्लेट यहाँ पे रखी है जो एक पर्टिकुलर बीम की लाइट यहाँ से क्या कराएगी, पास कराएगी, और थोड़ा सा स्पेस दे के रखा है ताकि अल्फा पार्टिकल सीधे कहाँ पे बम्बार्ड करें, हमारे गोल्ड फॉइल में। ये हमारी है गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ करी गई है। इस गोल्ड फॉइल के बाहर एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई है जो कि जिंक सल्फाइड मटेरियल के साथ कोट करी हुई है। अभी जिंक सल्फाइड के साथ ही क्यों कोट करी है, इसका भी एक अलग मीनिंग है, ये हम बाद में आएंगे। पहले हम थोड़ी थोड़ी आउटलाइन देख लेते हैं कि एक्चुअली करा क्या एक्सपेरिमेंट में उन्होंने। देखिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो चीज़ें उन्होंने बड़े ध्यान से चूज़ करी हैं। एक अपना ये रेडियम जो अल्फा पार्टिकल अमिट करता है, और दूसरी ये गोल्ड फॉइल बड़े अच्छे से चूज़ करके चूज़ करी है, सोच सोच के चूज़ करी है। अच्छा, गोल्ड फॉइल के उन्होंने यहाँ पे सेंटर में रखा ताकि अल्फा पार्टिकल की डायरेक्ट बम्बार्डमेंट जो है वो गोल्ड फॉइल के ऊपर हो पाए। गोल्ड फॉइल के बाहर एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई है। अभी यहाँ से जब वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाएंगे, स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा तो उन्होंने यहाँ पे बम्बार्डमेंट का मतलब होता है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट फेंक दिए, बारिश करवा दी उनकी सीधी कहाँ पे, गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल उन्होंने 1000 एटम थिक रखी है, उसकी थिकनेस इतनी थी, और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे, जब उनकी बम्बार्डमेंट यहाँ पे हुई तो ऑब्जर्वेशन के तहत रदरफोर्ड ने देखा बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, सीधी स्क्रीन के यहाँ पे स्ट्राइक करके क्या निकल गए, बाहर निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो यहाँ पे स्ट्राइक हुए हैं। देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करे हैं, कुछ यहाँ पे भी करे हैं, और बहुत कम जो पार्टिकल थे वो यहाँ पे आके बाउंस हुए हैं, बहुत कम। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल की जब हमने बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉइल के ऊपर तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल जो थे वो सीधे ही बाहर निकल गए। कुछ जो थे जो यहाँ पे क्या हो गए, स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे
स्ट्राइक कर रहे हैं इस साइड के ऊपर या ऊपर साइड के ऊपर, और बहुत ही कम जो 180 पे रीबाउंस होके डायरेक्ट बैक क्या हुए हैं, वापिस हुए हैं इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर। अभी देखिए, हम पहले पर्पस लेते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल ही हमने क्यों चूज़ करे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हमने इसलिए चूज़ करे हैं क्योंकि एक तो ये बहुत स्मॉल थे, बहुत फास्ट थे और हाई एनर्जेटिक थे, हाई एनर्जेटिक थे। इसका मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा था, मीन्स प्रोटॉन जो था उससे ये थोड़ा हैवी था। अभी सोचने वाली बात है कि हमने हीलियम पार्टिकल इसलिए चूज़ करे हैं ताकि अगर ये गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं तो ये गोल्ड के एटम के साथ तो जाके टकराएंगे ही ना। अगर ये गोल्ड के एटम के साथ जाके टकराते हैं तो हीलियम जो है कहीं गोल्ड के एटम के जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं कहीं उसके साथ रीबाउंस होकर कहीं वापस ना आ जाए। इसलिए हमें अल्फ़ा पार्टिकल को थोड़ा हैवी रखना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हुए, चीरते हुए सीधे कहाँ पे जाके स्ट्राइक करें, एटम के सेंटर में जाके स्ट्राइक करें। इसलिए हमने अल्फ़ा पार्टिकल चूज़ करा। एक तो वो स्मॉल है, एक बहुत फास्ट है, एक बहुत हाई एनर्जेटिक है, और आने वाले गोल्ड एटम के जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको क्या नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। वो जाके एटम के न्यूक्लियस तक सीधा क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। इसीलिए हमने अल्फ़ा पार्टिकल चूज़ करा था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए। चलो अभी दूसरी चीज़ देखते हैं, हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज़ करी, क्यों नहीं हमने ये ले लिया, सिल्वर ले लिया, प्लेटिनम ले लिया। उसकी भी एक दो वजह है। देखिए, हमारी जो गोल्ड फॉइल है ना वो हाईली मैलिएबल है, हाईली मैलिएबल मीन्स उसको हैमर्स के साथ पीट के हम बिल्कुल थिन फॉइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा थिक हो जाएगी तो वो रिजल्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, क्योंकि जितनी थिक मेटल होगी एटम्स के साथ और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं इसका क्लियर कंक्लूजन हमें कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्या करी, गोल्ड की फॉइल चूज़ करी। वो इतनी मैलिएबल है कि बिल्कुल पतली फॉइल के अंदर वो 100 एटम थिक तक हम उसको क्या कर सकते हैं, पीट के फॉइल बना सकते हैं। दूसरा, उसका जो डेंसिटी है गोल्ड एटम की वो हाई है। गोल्ड एटम की डेंसिटी क्या है, हाई है। अगर उसको अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक भी करता है तो गोल्ड के एटम जो हैं, जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हैवी डेंसिटी के कारण हमने उसको क्या करा है, चूज़ करा है गोल्ड फॉइल को। देखिए, जब उसने ये सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसने कंक्लूजन निकाले। अभी कंक्लूजन क्या निकाला कि जब हमने अल्फा पार्टिकल को क्या करा, स्ट्राइक करा। अभी कंक्लूजन हम यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था। कंक्लूजन में उसने बोला बहुत सारे जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो तो स्ट्रेट ही निकल गए, वो तो सीधे सीधे ही निकल गए। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर स्पेस है जो अल्फा पार्टिकल्स को होल्ड करके नहीं रख पाई। दूसरा उसने क्या देखा, उसने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं जो लो एंगल के ऊपर क्या हुए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर, गोल्ड के एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो अल्फ़ा पार्टिकल आए और उसके साथ स्ट्राइक करके वापस आ गए। मींस अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं। अगर वो एटम के अंदर, गोल्ड एटम के अंदर जाके स्ट्राइक करते हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होता है, रिपेल होता है। मींस गोल्ड के एटम का जो न्यूक्लियस था उसने अल्फ़ा पार्टिकल को अपने से क्या करा, धकेला। किस फॉर्म में धकेला, डिफ्लेक्शन की फॉर्म में। वापस उसको क्या कर दिया, बाउंस कर दिया। पर ये बड़ा स्मॉल एंगल के ऊपर था। आपको पता है 12,000 जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उसमें से हार्डली एक अल्फ़ा पार्टिकल पूरा बैक वापिस आया है, सिर्फ एक। हाई डिफ्लेक्शन 12,000 एटम में से किसी एक ने शो करी है। और इसका मतलब ये था कि एटम का जो न्यूक्लियस था वो बहुत क्या है, स्मॉल साइज का है और कन्फाइंड है स्मॉल स्पेस के अंदर। इसीलिए 12,000 एटम में से किसी एक एटम ने ज़बरदस्त स्ट्राइक करी है किसके अंदर, गोल्ड के एटम के न्यूक्लियस के साथ, जो वापस से बाउंस बैक हो गया है। सिर्फ 12,000 एटम में से कोई एक एटम ऐसा था, बाकी सारे स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं या तो सीधे ही बाहर निकल गए हैं। ये 3 कंक्लूजन उसने निकाला। मीन्स उसने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर ये तो बता दिया कि एटम के अंदर स्पेस है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल मेजोरिटी में तो बाहर निकल गए। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का कुछ न्यूक्लियस पार्ट तो है जिसके कारण कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के ऊपर क्या हुए, जैसे ये डिफ्लेक्ट होके आए हैं। और 12,000 एटम में से बस एक कोई ऐसा एटम था 10 to 12,000 के अंदर जो पूरा बाउंस बैक जाके आया है। मीन्स जबरदस्त रिपल्शन हुई है बिटवीन द हीलियम पार्टिकल्स एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। मीन्स
न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटे स्पेस के अंदर ही कन्फाइंड रह गया है, बाकी सारी स्पेस खाली है और जा तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करी हुई है, कवर करी हुई है। ये हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जो कि उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि इतना अच्छा रिजल्ट जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें देगा। अभी हमने दोस्तों याद है एक हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड का जिक्र करा था कि जो सर्कुलर स्क्रीन है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उसको कोट करा है जिंक सल्फाइड के साथ। अभी ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो हमारा जिंक सल्फाइड है वो फ्लोरिसेंट है, वो फ्लोरिसेंट है नेचर में। फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट मीन क्या कि जब भी अल्फा पार्टिकल सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा तभी एक ब्राइट लाइट क्या होगी, वहाँ से एमिट होगी, जो हमें ये बताएगा कि अल्फा पार्टिकल वहाँ पे क्या हुए हैं, स्ट्राइक हुए हैं। ये एक्चुअली डिटेक्टर का काम करता है। ये जो सर्कुलर शीट हमने लगाई थी, सर्कुलर स्क्रीन लगाई थी, ये डिटेक्टर का काम करता था कि कितने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होने के बाद इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। डार्क सिचुएशन के अंदर भी ये रिजल्ट जो था इसने बहुत बेनिफिशियल फॉर्म में दिया है। इसीलिए हमने इस पूरी सर्कुलर स्क्रीन को कोट करा था जिंक सल्फाइड के साथ कि जब भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के साथ टकराने के बाद इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर जाके टिकेगा, जब टकराएगा तो स्किंटिलेशन होगा, अचानक से ब्राइट लाइट एमिट होगी, जो हमें हमारा रिजल्ट देगी कि कितने अल्फा पार्टिकल सीधे निकले हैं, कितने अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं और कितने अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के ऊपर रिबाउंस करके हमारे पास वापस आए हैं। ये जो था ये था हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट विच गिव्स अस अ बेनिफिशियल रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने इस प्रेडिक्शन के ऊपर पूरा का पूरा एक एटॉमिक मॉडल दिया है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे विद द कंपैरिजन ऑफ थॉमसन मॉडल। अगर कंपैरिजन के साथ एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग के अंदर क्या रहते हैं, सेट रहते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने करा था वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने क्या देखा और उसको क्या ऑब्जर्वेशन फॉर्म में मिला, ये था हमारा रदरफोर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।